तो हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास बना ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस के। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की हमारे पास जो है दो वैल्यूज हमारे पास होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के, और दूसरी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होगी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के। तो यहाँ पे प्लस माइनस के का मतलब है कि एक वैल्यू प्लस के साथ होगी और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस के साथ होगी। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर के केस में भी हमें दो फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलती है। तो इसको हम पहली फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 बोल देते हैं, इसको हम दूसरी फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 यहाँ पे बोल देते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कपल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी दो डिफरेंट मोड के साथ जो है ऑसिलेट करता है। पहले मोड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो W1 होती है, ओमेगा 1 होती है, और दूसरे मोड की जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है वो ओमेगा 2 हमारे पास होती है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे जो ये दोनों फ्रिक्वेंसीज है इनको हम नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे मैकेनिकल ऑसिलेटर में हमारे पास दो मोड होते थे, तो यहाँ भी हमारे पास जो है दो मोड होंगे और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास दो नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी, तो जिनको हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बोलेंगे। लेकिन मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में जो ओमेगा 1 की वैल्यू होती थी वो मैंने कल बताया था कि हमारे पास अंडर रूट जी बाई एल होती थी, और ओमेगा 2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल प्लस 2s बाई एम हमारे पास होती थी। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर है उसके केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करती है हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड कपलिंग कोएफिशिएंट के पे। तो जो हमारे पास कपल्ड सिस्टम है वो टू डिफरेंट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। फिर हम यहाँ पे एक चीज और लेते हैं कि मान लो हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी और करंट के बीच में अगर ग्राफ यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो वाई एक्सिस की साइड हम करंट ले लेंगे और एक्स एक्सिस की साइड हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। तो ये हमारे पास वैसा ही ग्राफ है जैसा हम बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करते हैं हमारे पास एलसीआर सर्किट का। तो एलसीआर सर्किट में हम क्या करते थे कि फ्रिक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ वहां पे बनाते थे और वहां पे हमें रेजोनेंस देखने को वहां पे मिलता था। तो ये भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर है भी एलसीआर सर्किट है। तो हमने कैसे इसको बनाया हुआ है अगर आपको याद हो तो इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। ये हमारे पास इंडक्टर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, और यहाँ ये हमारे पास इंडक्टर है और ये हमारे पास कैपेसिटर है। तो ये भी हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है और इस केस में भी हम बोलेंगे कि हम आई वर्सेस ओमेगा यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास वो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हमारे पास होगा, तो ओमेगा को जब हम ओमेगा नॉट के आसपास यहाँ पे लेंगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है इस पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हमारे पास कब आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट अगर हमने यहाँ पे बनाना है तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये हमारे पास जो दोनों ही ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट कब होगी, जब ये कपलिंग कोएफिशिएंट हमारे पास जो जीरो होगा। तो जब के जीरो होगा तो W1 इक्वल टू ओमेगा नॉट बनेगा, और यहाँ भी के जीरो होगा तो W2 हमारे पास जो ओमेगा नॉट बोलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू ओमेगा नॉट व्हेन कपलिंग कोएफिशिएंट K इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कपलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर दूसरी ऑसिलेटर से बहुत दूर होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि पहला जो ऑसिलेटर है वो भी अलग इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा
और दूसरा जो ऑसिलेटर है वो भी इंडिपेंडेंट अलग आपका बिहेव करेगा, तो उसकी भी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम ओमेगा नॉट बोलेंगे, और इसकी भी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, वो हमारे पास ओमेगा नॉट होगी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की जो ओमेगा नॉट होता है वो 1/√LC के बराबर हमारे पास होता है। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/√L/C होती है। लेकिन बोलता है जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी कपलिंग कोएफिशिएंट की, तो के की वैल्यू 0 से हटके हमारे पास जो कुछ और होगी 0 से 1 के बीच में, तो उस केस में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे पास डिफरेंट होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 व्हेन के इज ग्रेटर देन 0। तो जब k ग्रेटर देन 0 होगा तो ओमेगा 1 की वैल्यू कुछ और होगी, ओमेगा 2 की वैल्यू कुछ और होगी। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास जो ओमेगा और आई का ग्राफ है वो इस तरह से हमारे पास नहीं रहेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से जो चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पहली फ्रिक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा 1, उस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जो दूसरी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा 2, उस पे भी यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो 2 डिफरेंट पीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमारे पास जो सिंगल पीक थी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, के की वैल्यू बढ़ने पे ओमेगा 1 की वैल्यू कुछ और होगी, ओमेगा 2 की वैल्यू कुछ और होगी। तो इसलिए ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि मैक्सिमम होगी, ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि हमारे पास जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एक करंट और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा 1 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ओमेगा 2 पे करंट की वैल्यू हमारे पास जो है मैक्सिमम होगी। तो रेजोनेंस हमारे पास कहाँ पे अकर करेगा, जहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे पास जो है मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर के की वैल्यू हम और बढ़ाते हैं, तो मान लो पहले K1 हमने लिया 0 और K2 हमने लिया, फिर हमने K3 लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन K3। तो K1 सबसे कम था, मतलब 0 था, तो उस केस में हमारे पास एक सिंगल करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई, लेकिन K2 के केस में हमारे पास 2 करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई। और जब हम K3 लेंगे तो K3 के केस में हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ओमेगा 1 अब यहाँ पे आ गया और ओमेगा 2 यहाँ पे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पीक विल इंक्रीज। तो जब k की वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है इनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा। तो K1 के केस में सिंगल पीक थी, मतलब कि दोनों पीक के बीच का डिस्टेंस 0 था, लेकिन K2 के केस में दोनों पीक्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा, और K3 के केस में दोनों पीक्स के डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लार्जर द वैल्यू ऑफ द K ग्रेटर इज द सेपरेशन ऑफ द पीक्स, जस्ट द ग्राफ इज डबल हम्प्ड। तो ग्राफ में हमें डबल हम्प देखने को मिलता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब करंट की वैल्यू दो जगह पे मैक्सिमम होती है, एक ओमेगा 1 पे एक ओमेगा 2 पे। और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस लेंगे तो लार्जर वैल्यू ऑफ के के लिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ज्यादा होगा, और स्मॉलर वैल्यू ऑफ के के लिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमारे पास जो है कम होगा। और फिर एक और बात हम यहाँ पे करते हैं कि जो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड एट रेजोनेंस है वो हमारे पास जो इनफाइनाइट होना चाहिए इन दी एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा कोई भी सर्किट है वो बिना रेजिस्टेंस के है, तो हमें पता है कि हर एक वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो हम ये आइडियल केस कंसीडर करते हैं कि मान लो इस सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे करंट कनेक्शन है वो हमारे पास बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए करंट की वैल्यू एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हमारे पास जो होगी वो मैक्सिमम, मतलब कि इनफाइनाइट करंट हम वहां पे बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी सर्किट का हमारे पास जो है
रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से हमें यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू ऑफ द करंट देखने को मिलती है, ना कि इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द करंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर रेजिस्टेंस फ्री सर्किट होता, मतलब इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस अगर ना हो, तो जो करंट की यहाँ पे वैल्यू है पीक्स पे, वो हमारे पास जो इनफाइनाइट होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में सभी सर्किट का जो है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, तो इस वजह से एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ द करंट पीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास इन फेज एंड आउट ऑफ फेज नॉर्मल मोड्स। तो जो मैकेनिकल कपल ऑसिलेटर था उसके केस में हमने इन फेज और आउट ऑफ फेज नॉर्मल मोड्स की बात की थी, जो कि हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होते हैं। और उन नॉर्मल मोड्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 होती है। ओमेगा 1 हमारे पास अंडर ऑफ जी बाई एल होता है और ओमेगा 2 हमारे पास अंडर ऑफ जी एल बाई जी बाई एल प्लस 2s बाई एम हमारे पास होता है। तो इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर के केस में भी हमें इन फेज और आउट ऑफ फेज नॉर्मल मोड्स देखने को मिलते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसी आर्टिकल के शुरू में हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास आई थी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास I1 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय L1 इंटू I2। तो ये इक्वेशन हमने जो है पेज नंबर 136 पे इसको डिराइव किया था। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर हम एलसीएम लें तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू I1 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय L1 इंटू I2। तो लेफ्ट साइड का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और फिर हम यहाँ पे अगर I2 बटा I1 निकालें तो इस इक्वेशन से हम I2 बटा I1 निकालेंगे। वो कैसे, ये जो I1 है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो I2 बटा I1 यहाँ पे बन जाएगा, तो इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे और जो m बाई L1 है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, और जो नीचे वाला L1 था वो ऊपर चला जाएगा और जो हमारे पास यहाँ पे m था वो नीचे चला जाएगा। तो I2 बटा I1 हमने यहाँ पे निकाला, मतलब क्या हुआ कि I1 को हम I2 के बट्टे में ले गए और L1 हम ऊपर ले आए और M हम जो है लेफ्ट साइड में नीचे ले गए। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे I2 बटा I1 हमारे पास जो है यहाँ पे बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कपल्ड ऑसिलेटर होता है उसके लिए हमारे पास जो है दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो वहां पे हमारे पास जो ओमेगा 1 था, अगर हम बात करें ओमेगा 1 की तो वो हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस के। तो वो हमारे पास 1 प्लस के था। तो हम यहाँ पे जो ओमेगा है उसको मान लो ओमेगा 1 के बराबर ले लेते हैं। तो ये वाला जो ओमेगा है इसको हम ओमेगा 1 ले लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के है। तो इसलिए हमारे पास जो I2 बटा I1 है वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, क्योंकि ओमेगा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के, और बटे में यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, और बाहर हमारे पास है L1 डिवाइडेड बाय M1। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे हम अगर एलसीएम देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट यहाँ पे इसका एलसीएम है ऊपर वाली का, ये हमारे पास 1 प्लस के आ जाएगा और ये हमारे पास बनेगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1 प्लस के, और ये हमारे पास यहाँ पे माइनस और डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के और इंटू L1 डिवाइडेड बाय M। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो ओमेगा 1 की वैल्यू होती थी वो होती थी ओमेगा नॉट। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास जो है ओमेगा नॉट का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास
-1 के बजाय माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास बटे में ओमेगा नॉट का स्केयर हमारे पास आएगा, और यहाँ भी ओमेगा नॉट का स्केयर आएगा। तो हमने यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1/1 प्लस के अनरूट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ये होता है हमारे पास ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय, तो इसलिए जहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा है उसकी वैल्यू हमने ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के करनी है, तो हमारे पास इस तरह से ये रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, तो इसमें दोनों में ओमेगा नॉट स्केयर कॉमन है, तो ओमेगा नॉट स्केयर हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस के माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इसके बटे में हमारे पास ये 1 प्लस के ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ओमेगा नॉट स्केयर यहाँ पे बच जाएगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास L1 बटा m हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट स्केयर से ओमेगा नॉट स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और एक से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ k ही हमारे पास बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे I2 बटा I1 इक्वल टू k इंटू L1 बटा m। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास रहती है। तो I2 बटा I1 हमारे पास जो है k इंटू L1 बटा m हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो I2 करंट है वो सर्किट 2 की करंट है, और I1 हमारे पास जो है सर्किट 1 की करंट है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जो कपलिंग कोएफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दोनों ही जो ऑसिलेटर हैं उनमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास सेम होगी, इसलिए दोनों ही हमारे पास जो इन फेज हमारे पास होंगे, कि दोनों ही ऑसिलेटर हमारे पास जो है फेज में होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा 1 जो होती है वो हमारे पास इन फेज मोड की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पे I2 बटा I1 मतलब I2 इक्वल टू I1 के L1 M1, इस I1 को हम दूसरी साइड ले सकते हैं ऊपर, तो हम क्या बोले I2 और I1 दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए I2 और I1 दोनों सेम फेज में होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो मोड है ये हमारा इन फेज मोड है, और ये इन फेज मोड कैसे आया हुआ है, जब हमने ओमेगा को ओमेगा 1 लिया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा 1 जो होती है वो हमारे पास इन फेज मोड की फ्रीक्वेंसी होती है। और इसी तरह से हम अगर ओमेगा जो है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, अगर हम ओमेगा को ओमेगा 2 लेते हैं, और जो कि हमारे पास क्या होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के, मतलब कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू है अगर हम उसको लेते हैं, तो उसको जब हम लेते हैं और फिर जैसे हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे हम ओमेगा 2 की वैल्यू लिखते हैं और ओमेगा की जगह ओमेगा 2 लिखते हैं और इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो I2 बटा I1 है वो हमारे पास जो माइनस के L1 बटा M हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे हमने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 लिया और इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया, वैसे ही आपने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 लेना है और इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास माइनस के है, तो इसलिए इस माइनस के होने की वजह से यहाँ पे भी हमारे पास जो है माइनस के ही बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि I2 इक्वल टू माइनस के L1 M1 इंटू I1। तो I1 हम जो है यहाँ पे राइट साइड में ले जा सकते हैं ऊपर, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि I2 इक्वल टू माइनस ऑफ I1। इसका मतलब क्या हुआ कि I2 और I1 की दोनों की डायरेक्शन हमारे पास जो यहाँ पे अपोजिट होगी, तो दोनों सर्किट में जो करंट होगा हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम इसको आउट ऑफ फेज मोड भी बोलते हैं। और आउट ऑफ फेज मोड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा 2 हमारे पास होगी, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी को पुट करने से ही हमारे पास ये इक्वेशन आई हुई है, और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि I2 और I1 की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है, तो इसलिए हम इसको आउट ऑफ फेज मोड की
फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे बोलते हैं। फिर है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द ऑसिलेटर्स। तो जैसा हमने देखा था कि हमारे पास जो सिंपल मैकेनिकल ऑसिलेटर होते हैं, तो मैकेनिकल ऑसिलेटर को जब हम यहाँ पे कपल्ड करते हैं तो इन कपल्ड पेंडुलम या कपल्ड ऑसिलेटर के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास होता है। तो एक को अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी जो है दूसरे पेंडुलम के साथ में हमारे पास शेयर होती है। तो यही चीज हमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो पहला ऑसिलेटर है वो दूसरे ऑसिलेटर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है। वो किस तरह से हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज करता है, तो जैसे कि मान लो हम इस कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज कर दें तो Q1 चार्ज इस पे आ जाएगा और ये जो Q1 चार्ज है इट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द इंडक्टर L1। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट टू मैग्नेटिक एनर्जी, और जब इसके पास हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी आएगी तो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास जो L2 के साथ शेयर हो जाएगी, और उस केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में भी होगा। तो उसकी वजह से इस कैपेसिटर में हमारे पास इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे Q2 होगा। तो हमें पता है कि जो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट हमारे पास जो 2 पाई के बराबर हमारे पास होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से हम बात करते हैं, इसको हम एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं, तो 0 पाई और 2 पाई। तो इसलिए हमारे पास टाइम पीरियड जो है 2 पाई के बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है। तो बोलता है कि जब टाइम पीरियड हमारे पास जो है Tm/4 हमारे पास टाइम हो जाएगा, तो उस केस में ये जो पहला ऑसिलेटर है ये अपनी कंप्लीट एनर्जी दूसरे ऑसिलेटर को यहाँ पे दे देगा। तो आफ्टर द टाइम Tm/4, आफ्टर द टाइम Tm/4, तो Tm/4 का मतलब क्या हुआ 2π/4, मतलब कि π/2। तो π/2 हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा, तो उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी है वो पहला ऑसिलेटर कंप्लीट एनर्जी अपनी जो है दूसरे ऑसिलेटर को दे देगा। और जब दूसरा ऑसिलेटर हमारे पास जो यहाँ पे एक तरह से अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो नेक्स्ट Tm/4 टाइम में वो अपनी एनर्जी जो है पहले ऑसिलेटर को यहाँ पे दे देगा। तो हम क्या बोलेंगे, टू स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ एनर्जी L1C1। अगर हमारे पास पहले शुरू में जो सारी एनर्जी है वो L1C1 के पास है, तो आफ्टर ए टाइम पीरियड Tm/4, मतलब टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4 टाइम के बाद, Tm/4 टाइम के बाद जो हमारे पास पहला ऑसिलेटर है वो अपनी सारी एनर्जी जो है दूसरे ऑसिलेटर को दे देगा। और अगेन Tm/4 के बाद ये हमारे पास जो अपने, फिर है लूज एंड टाइट कपलिंग। तो लूज एंड टाइट कपलिंग, तो जैसे हम मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में भी इसको सोच सकते हैं कि जब हमने दोनों ऑसिलेटर को बिल्कुल टाइटली जोड़ा हुआ है तो एक ऑसिलेटर अपनी कंप्लीट एनर्जी दूसरे के साथ शेयर करेगा। लेकिन अगर हमने दोनों ऑसिलेटर को बिल्कुल वीकली जोड़ा हुआ है तो उस केस में एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा हमारे पास जो बहुत कम होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में भी हम लूज एंड टाइट कपलिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कपलिंग हमारे पास लूज होगी तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो K होगा इट विल टेंड टू 0। तो K की वैल्यू हमारे पास जो है बहुत कम हमारे पास होगी। तो हम क्या बोलेंगे, K की वैल्यू बहुत कम अगर है तो इसको हम लूज कपलिंग बोलेंगे। और टाइट कपलिंग हमारे पास क्या है कि जब K की वैल्यू हमारे पास जो लार्ज होगी तो उसको हम टाइट कपलिंग बोलेंगे। लेकिन K की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम जो है 1 होती है और उसको हम परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं। तो परफेक्ट कपलिंग जब K हमारे पास जो 1 होता है उसको हम बिल्कुल
100% टाइट कपलिंग बोलेंगे। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 0.9 है, 0.8 है, तो वो टाइट कपलिंग है। लेकिन के की वैल्यू 0.1 है या 0.05 है, तो उसको हम लूज कपलिंग यहाँ पे बोलेंगे। तो अब हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो हमने पहले डिफाइन किया है कि हमारे पास के इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय L1 L2 हमारे पास होता है। तो यहाँ पे m हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है और L1 पहला इंडक्टर का इंडक्टेंस है और दूसरा हमारे पास जो है दूसरे L2 जो है दूसरे इंडक्टर का इंडक्टेंस है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इट इम्प्लाइज m विल बी इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ L1 L2। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर k कम होगा तो m भी कम होगा, अगर k ज्यादा होगा तो m भी ज्यादा होगा। इसका मतलब कि m अगर स्मॉल है तो वो लूज कपलिंग है, अगर m हमारे पास लार्ज है तो वो टाइट कपलिंग है, क्योंकि m की वैल्यू डिपेंड करेगी k पे। तो k कम ज्यादा होगा अगर m, तो m भी हमारे पास जो कम ज्यादा यहाँ पे होगा। और हमें पता है कि जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है वो के की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है वो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस के हमारे पास होती है। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो के की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो के कितना होगा उसके हिसाब से हमारे पास जो है ओमेगा की वैल्यू होगी। तो हमने बोला था कि ओमेगा 1 हमारे पास होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के, और ओमेगा 2 हमारे पास होता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के। तो इसलिए अगर हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालें तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस के का अंडर रूट और माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के। और इन दोनों में अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट कॉमन है, तो ओमेगा नॉट कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास जो है रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के और माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट इंटू 1 माइनस के रेज्ड पावर माइनस 1/2 और माइनस 1 प्लस के रेज्ड पावर माइनस 1/2। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर के हमारे पास जो है स्मॉल है तो ये जो क्वेश्चन आई ये हमारे पास आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के लिए। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमारे पास जो है इतना यहाँ पे आया। तो हम क्या बोले कि इफ कपलिंग इज लूज, अगर लूज कपलिंग है तो उसका मतलब क्या हुआ कि के विल बी स्मॉल। तो जब के हमारे पास स्मॉल होगा तो यहाँ पे हम जो है बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमारे पास जो कितना बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा नॉट है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस 1/2 के। तो हमें पता है कि माइनस 1/2 हम यहाँ पे ले आते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास माइनस और ये भी हमारे पास 1 और माइनस 1/2 के। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो जब हम इसको देखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे ओमेगा नॉट 1 प्लस 1/2 के और माइनस 1 और प्लस 1/2 के। तो एक और माइनस एक कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास जो 1 बन जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे लूज कपलिंग के लिए जो हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमारे पास आएगा वो आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू के। तो लूज कपलिंग के केस में जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास ओमेगा 2 के है। तो लूज कपलिंग के केस में के बहुत कम होता है, मतलब कि जीरो को अप्रोच करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लूज कपलिंग के केस में जो के है वो जीरो को अप्रोच करता है, मतलब ये लगभग जीरो हमारे पास होगा। तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विल बी नियरली इक्वल टू जीरो।
बिकॉज के इज ऑलमोस्ट जीरो, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हमारे पास होता है। तो दोनों ही फ्रिक्वेंसी हमारे पास लूज कपलिंग के केस में बराबर होती है। और ये मैंने पहले भी बात की थी कि अगर दोनों ऑसिलेटर एक दूसरे से दूर होंगे तो मतलब लूज कपलिंग है, उनके बीच में कपलिंग नहीं है, तो लूज कपलिंग के केस में दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बराबर होगी और वो हमारे पास ओमेगा नॉट के बराबर हमारे पास होती है, जिसको कि हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर भी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बैंड विड्थ, जो कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम बैंड विड्थ बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, वो हमारे पास बहुत कम होती है या जीरो के बराबर हमारे पास होती है। तो इसलिए दोनों जो ऑसिलेटर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली हमारे पास बिहेव करते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हमारे पास यहाँ पे होती है। लेकिन अगर कपलिंग हमारे पास टाइट हो तो उस केस में के की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी, तो इसलिए वहां पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ओमेगा 2 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 व्हेन टाइट कपलिंग इज देयर। तो जब टाइट कपलिंग होगी तो ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 डिफर करेगी, दोनों ही डिफर करेगी, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो ओमेगा 1 की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी और ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास आएगी। तो इसलिए दो रेजोनेंट पीक्स हमें करंट और फ्रिक्वेंसी के ग्राफ के में हमें देखने को मिलती है।